दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्टडी 91 में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों हम लोग संस्कृत का रामबाण क्विज कर रहे हैं जो कि सीटेट और सुपरटेट के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आइए आगाज करते हैं संस्कृत के रामबाण क्विज का प्रश्न श्रृंखला का आगाज करते हैं। दोस्तों स्टडी 91 में पेट, सुपरटेट, हिंदी का इंडिविजुअल क्लास और यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच चल रहा है। दोस्तों आपको मिनिमम प्राइस पर दोस्तों ये बैच मिल जाएगा। अगर कोई भी आपको समस्या होती है तो इन नंबरों पर संपर्क करके आप बैच को ले सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न ही दोस्तों गद्यांश रखा गया है। पहला प्रश्न, और अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां प्रदत्तेषु समुचितम् उत्तरं चित्वा लिखत। सम्प्रति शिक्षा संस्थासु प्रचलितस्य संस्कृत शिक्षण विधेः अयं परिणामः दृश्यते यत् बहूनि वर्षाणि संस्कृतम् अधीत्य अपि संस्कृत छात्राः संस्कृत भाषया एव स्वविचारान् प्रकटयितुम् असमर्थाः। लेखने अपि तेषां नैपुण्यं न दृश्यते। कारणं किम्? स्पष्टमेव यत् प्रचलित विधिषु संस्कृतं संस्कृतेन न पाठ्यते अपितु अन्य भाषया। संस्कृत पाठ्यपुस्तक गत पाठानाम् अनुवादः एव संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यः इति स्वीकृतः। छात्राः संस्कृतेन संभाषणस्य संस्कृत श्रवणस्य वा अवसरान् एव न प्राप्नुवन्ति। कुत्र तदा संस्कृत शिक्षणम्? स्पष्टम् एव यत् इदं संस्कृत शिक्षणं न महान् चिन्तायाः विषयः एषः। संस्कृत पाठन विधौ एषः दोषः दूरीकरणीयः एव इति अस्माकम् एकं महत्वपूर्णं कर्तव्यम। ये था दोस्तों गद्यांश। बताइए दोस्तों क्या गद्यांश का हिंदी अनुवाद स्पष्ट है, क्लियर है, या सीधे प्रश्न को हम लोग करें? जल्दी जल्दी दोस्तों बताइए, उत्तर बताइए। अगर अनुवाद क्लियर हो तो हम लोग सीधे प्रश्न को करते हैं, नहीं तो अनुवाद देख लेते हैं। लाइए देख लेते हैं, अनुवाद देख लेते हैं। निर्देश, एक बार दोस्तों लिंक को शेयर कर दीजिए। एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए दोस्तों। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग एक बार पुनः। आइए देखते हैं। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा, नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर, तदाधारित प्रश्नानाम, उस पर आधारित प्रश्नों के, प्रदत्तेषु, दिए गए विकल्पों में से, समुचितम यानी कि सबसे उचित, उत्तरम चित्वा, उत्तर को चुनकर, लिखो। सम्प्रति शिक्षा संस्थासु प्रचलितस्य, आज संस्कृत संस्थाओं में, शिक्षा संस्थाओं में, संप्रति आज शिक्षा संस्थाओं में प्रचलित संस्कृत शिक्षण विधेः, संस्कृत शिक्षण विधि का अयम परिणामः, यह परिणाम है या फल, दृश्यते, दिखाई पड़ता है, यत् कि बहूनि वर्षाणि संस्कृतम, बहुत वर्ष तक संस्कृत को अधीत्य, पढ़ करके, अपि भी संस्कृत छात्राः, संस्कृत छात्रगण, संस्कृत भाषया, संस्कृत भाषा के द्वारा, एव ही स्वविचारान, अपने विचारों को, प्रकटयितुम, प्रकट करने के लिए, असमर्थाः, असमर्थ हैं। लेखने अपि, लेखन में भी, तेषाम नैपुण्यम,
उनकी निपुणता न दृश्यते, नहीं दिखाई देती। कारणम किम, क्या कारण है? अस्पष्टमेव, अस्पष्ट ही है। यत कि प्रचलित विधिषु, प्रचलन में जो विधु है, प्रचलित विधि है, प्रचलित विधिषु यानी कि प्रचलित विधियों में संस्कृतम, संस्कृतेन न पाठ्यते, संस्कृत के द्वारा नहीं पढ़ाया जाता। अपितु, बल्कि अन्य भाषया, अन्य भाषा से या द्वारा पढ़ाया जाता है। संस्कृत पाठ्य पुस्तक गत पाठानाम, संस्कृत पाठ्य पुस्तकों के अंतर्गत जो पाठ हैं उन पाठों के अनुवाद एव ही संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यः, संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य इति स्वीकृतः, ऐसा स्वीकार किया गया है। छात्राः, छात्रगण संस्कृतेन संभाषणस्य, संस्कृत के द्वारा संभाषणस्य, संभाषण का, संस्कृत श्रवणस्य, संस्कृत सुनने का, व अवसरान या अवसरों को एवं न प्राप्नुवन्ति, अवसरों को ही नहीं प्राप्त कर पाते। कुत्र तदा, कहाँ तब, संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत शिक्षण तब कहाँ है? अस्पष्टमेव, अस्पष्ट ही है। यद इदम संस्कृत शिक्षणम न, यह संस्कृत शिक्षण नहीं है। महान चिंताया विषयः एषः, महान चिंताया विषयः एषः, एषः महान चिंताया विषयः, यह महान चिंता का विषय है। संस्कृत पाठन विधौ, संस्कृत पाठ विधि में एषः दोषः, यह दोष दूरीकरणीय एव, दूर करने योग्य एव ही है। इति, ऐसा अस्माकं एकम, हम सबका एक महत्वपूर्ण कर्तव्य होना चाहिए। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने गद्यांश का अर्थ देखा। पहला प्रश्न है संस्कृत शिक्षणाय किम आवश्यकम, संस्कृत शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? बताइए दोस्तों, पहला विकल्प कौन सा सही होगा? संस्कृत शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? आइए देख लेते हैं दोस्तों, संस्कृत शिक्षण के लिए किम आवश्यकम, संभाषणम, नियम स्मरणम, अनुवाद कार्यम, शब्दार्थ लेखनम। क्या होगा दोस्तों? ए विकल्प संभाषणम। क्या होगा? संभाषणम। संस्कृत शिक्षणाय संभाषणम आवश्यकम, यानी कि प्रश्न संख्या 1 का विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। अधुना इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम। अधुना, आज, इत अर्थे, इस अर्थ में, अत्र, यहाँ, किम पदम प्रयुक्तम, कौन सा पद प्रयुक्त है? एव, यत, इति, संप्रति। बताइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 का कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 2 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो अधुना इस अर्थ में यहाँ संप्रति शब्द प्रयुक्त है। कौन सा? संप्रति शब्द, यानी कि डी विकल्प सही उत्तर होगा। डी विकल्प सही उत्तर होगा और दोस्तों का जवाब भी डी विकल्प सही उत्तर आ रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अद्यत्वे संस्कृत पाठनार्थम प्रायः कस्याः भाषायाः प्रयोगः माध्यम रूपेण न क्रियते। करें आज इस समय संस्कृत पाठनार्थम, संस्कृत पढ़ाने के लिए, प्रायः संस्कृत पाठन के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए दोस्तों, प्रायः कस्याः भाषायाः, किस भाषा का प्रयोग माध्यम रूपेण न क्रियते, माध्यम रूप में नहीं किया जाता। आंग्ल भाषायाः, क्षेत्रीय भाषायाः, संस्कृत भाषायाः, हिंदी भाषायाः। तो विकल्प होगा दोस्तों संस्कृत भाषायाः, संस्कृत भाषायाः, विकल्प सी सही उत्तर है। अगर दोस्तों गद्यांश में देख लें तो आप यहाँ देखिए, कह रहे हैं कि
संस्कृतेन संभाषणस्य संस्कृत श्रवणस्य व अवसरान् न प्राप्नुवन्ति, या कहें प्रचलित विधियों में संस्कृत संस्कृतेन न पाठ्यन्ते, संस्कृतम संस्कृतेन न पाठ्यते। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अधीत्य इति पदे कः उपसर्गः। अधीत्य इस पद में कौन सा उपसर्ग है? या, ई, अधि और ल्यप। उपसर्ग पूछ रहा है दोस्तों, कौन सा उपसर्ग होगा? अधि उपसर्ग होगा। विकल्प सी सही उत्तर होगा। और दोस्तों का जवाब भी विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है अस्मिन् अनुच्छेदे दृश्यते इति क्रियापदस्य किम कर्म पदम प्रयुक्तम। किम कर्म पदम प्रयुक्तम। दोस्तों कर्म पद पूछ रहा है। लेखने नैपुण्यम छात्रा तेषाम। दोस्तों अगर गद्यांश देख लें तो कहते हैं कि लेखने अपि अर्थात लेखन में भी तेषाम छात्राणाम नैपुण्यम न दृश्यते, उन छात्रों की निपुणता नहीं दिखाई पड़ती। नैपुण्यम यानी कि यहाँ नैपुण्यम क्या है दोस्तों? कर्म है। क्या है? कर्म है। और क्रियापदस्य किम कर्म पदम प्रयुक्तम पूछा जा रहा है, तो नैपुण्यम बी विकल्प सही उत्तर होगा। और सभी दोस्तों का जवाब भी बिल्कुल सही आ रहा है। दोस्तों स्टडी 91 में आपके एग्जाम की दृष्टि से या परीक्षाओं की दृष्टि से दोस्तों महत्वपूर्ण पुस्तकें शीघ्र ही प्रकाशित हो रही हैं, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों आप इन पुस्तकों को घर बैठे होम डिलीवरी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कर्तव्यम इति पदे कः प्रत्ययः। कर्तव्यम इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो कर्तव्यम इस पद में दोस्तों तव्यत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तव्यत प्रत्यय है, यानी कि विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों अत्र अक्त प्रत्यय कस्मिन् पदे प्रयुक्तः। यहाँ पर अक्ता प्रत्यय किस पद में प्रयुक्त है? स्वीकृतः, अधीत्य, महत्वम, अपितु। तो विकल्प ए स्वीकृतः पद में। यही दोस्तों अक्ता प्रत्यय भूतकालिक प्रत्यय है। इसमें अगर हम दोस्तों देखें तो ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में चलता है। जैसे पुल्लिंग में स्वीकृतः बना, स्त्रीलिंग में स्वीकृता बनेगा और नपुंसक लिंग में स्वीकृतम बन जाता है। तो इस तरह से अक्ता प्रत्यय से युक्त विकल्प में दिए गए उत्तरों में से पहला विकल्प स्वीकृतः सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों संस्कृत पाठ्य पुस्तक गत पाठानाम क्षम्यताम अत्र संधि युक्तम पदम किम। यहाँ संधियुक्त पद कौन सा है? यहाँ संधियुक्त पद कौन सा है? संस्कृत पाठ्य पुस्तकगत पाठानाम, अन्य भाषया, पाठन विधौ या संस्कृत छात्राः। तो दोस्तों यहाँ डी विकल्प सही है, संस्कृत छात्राः। दोस्तों यहाँ अगर इसका हम इसका विग्रह वो विच्छेद करेंगे दोस्तों तो ये बनेगा संस्कृत प्लस छात्रा और किस सूत्र से होगा दोस्तों? 6 सूत्र से। 6 सूत्र से दोस्तों। अगर बाद में दोस्तों छा है उसके पहले हर्ष या दीर्घ आ है तो ऐसे छा और हर्ष या दीर्घ स्वर के हर्ष या दीर्घ स्वर तथा छा के बीच में चा का नित्य आ जाता है। तो इस तरह से दोस्तों बन जाएगा संस्कृत और अर्ध, ये चा दोस्तों आएगा अर्ध चा, इस तरह से बन जाएगा और प्लस छात्रा ये अर्ध चा है दोस्तों। इसी को जोड़ करके अगर हम लिख लें तो बन जाता है संस्कृत छात्रा। संस्कृत
छात्रा। किस सूत्र से? छे चा सूत्र से, छे चा सूत्र से। तो इस तरह से दोस्तों प्रश्न संख्या 8 का विकल्प डी सही उत्तर होगा, विकल्प डी सही उत्तर होगा। और दोस्तों का जवाब भी बिल्कुल सही आ रहा है। दोस्तों एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए, दोस्तों एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अक प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर आते हैं आ ई उ री री, आ उ री री, उ री री, आ ए ओ री। पहला विकल्प सही होगा। दोस्तों अगर हम अक प्रत्याहार को देख लें तो पहला सूत्र बनता है आ ई उ ड़, दूसरा सूत्र है री 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 और का, रील री के। यहां से दोस्तों आदि वर्ण आ है, अंतिम संज्ञक वर्ण का है, तो यहां बनेगा दोस्तों अक प्रत्याहार। क्या बनेगा? अक प्रत्याहार। और आने वाले वर्ण में आ स्वयं का बोधक होता है तथा मध्य वर्ण का बोधक होता है। यहाँ ड़ा इत संज्ञक वर्ण है, इसका लोप हो जाएगा। तो आ ई उ री और री ये वर्ण आएंगे अक प्रत्याहार के अंतर्गत, यानी कि विकल्प ए सही उत्तर होगा, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगर यहीं दोस्तों प्रत्याहार का हम सूत्र लिख लें तो सूत्र है आदिरंतेन सहेता, आदिरंतेन सहेता, आदिरंतेन सहेता। ये प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र है, प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र है। आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। किन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है? की गई है री व आ की, री और समस्त स्वरों की, री व री की, स्वर एवं व्यंजनों की। बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों कहा गया री री वर्णयो सावर्ण्यम वाच्यम मिथा, यानी कि री और री वर्ण इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। तो सी विकल्प सही उत्तर होगा और सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। दोस्तों तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और प्रयत्न ये समान हो उन्हीं की सवर्ण संज्ञा होती है। लेकिन बाद में वार्तिककार ने कहा री और री वर्ण भी सवर्णी होते हैं, री और री वर्ण भी सवर्ण, इनकी भी सवर्ण संज्ञा होती है। तो सी विकल्प सही उत्तर होगा। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल की बैच प्रारंभ है, जिसमें 500 से अधिक रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, पीडीएफ स्टडी मटेरियल। दोस्तों आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैच ज्वाइन करने में किसी प्रकार की समस्या है तो इन नंबरों पर आप संपर्क करके बैच को ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों पेट 2022 का नया बैच भी प्रारंभ है, जिसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं, आप ज्वाइन करते हैं बैच को, तो पेट 91 कूपन अप्लाई करने पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जाएगा। और शेष जानकारी दोस्तों अगर आप लेना चाहते हैं तो इन नंबरों पर ले सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और सल वर्णों की संज्ञा होती है। वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और सल की संज्ञा क्या होती है दोस्तों? अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष। अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष। तो दोस्तों 24 सल यही महाप्राण होते हैं। यही क्या होते हैं दोस्तों? महाप्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं। महाप्राण से तात्पर्य हुआ हिंदी वर्णमाला में वर्णित प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा सल प्रत्याहार में आने वाला सा, शा, शा, हा। इसका अर्थ हुआ दूसरा और चौथा वर्ण
और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, यही क्या कहलाएंगे दोस्तों? महाप्राण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? महाप्राण कहलाएंगे। और इस तरह से विकल्प बी सही उत्तर होगा, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगर हम अल्प प्राण की यहाँ चर्चा कर लें दोस्तों, अल्प प्राण की, तो हम कहते हैं 1, 3, 5 और यहाँ लिखते हैं या और यहाँ लिखते हैं डा, यानी कि 135 यड़, 135 यड़, ये अल्प प्राण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण कहलाएंगे। अल्प प्राण अल्प प्राण कहलाते हैं। 135 से तात्पर्य हुआ प्रथम, तृतीय या पंचम वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन तथा अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण कहलाते हैं, कहलाते हैं। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा महाप्राण, दूसरा और चौथा वर्ण तथा सल प्रत्याहार जिसे हम ऊष्म कहते हैं, अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण। दोस्तों अगर हम प्रत्येक वर्ग को 1, 2, 3, 4, 5 इस वर्ण के रूप में देखें कि प्रत्येक हिंदी वर्णमाला में वर्णित प्रत्येक वर्ग में पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो दोस्तों ये पहला अल्प प्राण होगा और अल्टरनेट दूसरा ये महाप्राण होगा, तीसरा अल्प प्राण होगा और चौथा ये महाप्राण होगा, पांचवा अल्प प्राण होगा। तो इस तरह से पहला, तीसरा, पांचवा यही दोस्तों अल्प प्राण कहलाया। क्या कहलाया? अल्प प्राण कहलाया। और बचा इसमें दोस्तों दूसरा और चौथा, यहाँ हमने लिखा 2, यहाँ लिखा 4, यानी कि यही दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाया। महाप्राण, महाप्राण। और इसी के साथ दोस्तों पहला, तीसरा, पांचवा और इसी में ऐड अगर कर दें प्लस यड़, पहला यड़, तो ये अल्प प्राण हो गया। 24 के साथ दोस्तों अगर हम सल को ऐड कर लें, 24 सल, 24 सल, तो यही महाप्राण हो गए जिसको हम लोगों ने देखा। दोस्तों अघोष और घोष की चर्चा की जा रही है। अघोष और घोष की चर्चा की जा रही है। हसा संवारा नादा घोषाश्च। घोष किसे कहते हैं? हस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण को। किसमें? हस प्रत्याहार में। हस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण को घोष कहते हैं। और खर प्रत्याहार में आने वाले, खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को अघोष कहते हैं। खरो विवाराह श्वासा अघोषाश्च। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा प्रश्न संख्या 11 का विकल्प बी सही उत्तर होगा। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। अगला प्रश्न है टा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों? टा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। किस सूत्र से? तो सूत्र है री टुरसाड़ाम, री टुरसाड़ाम, टुरसाड़ाम मूर्धा, मूर्धा, री टुरसाड़ाम मूर्धा। अर्थात
री अथवा री, री अथवा री के 18 भेद सहित, 18 भेद सहित। टू का अर्थ होता है, टू का अर्थ होता है दोस्तों टा वर्ग, टा वर्ग। और टा वर्ग में आएगा टा, ठा, डा, ढा, डा, टा ठा डा ढा डा। और इसके बाद दोस्तों आता है रा तथा श, तथा श। इनका उच्चारण किससे होता है दोस्तों? तो मूर्धा से होता है। किससे होता है? मूर्धा से होता है। कंठ को दोस्तों अगर देख लें, कंठ का सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, अकुह विसर्जनीया नाम, विसर्जनीया नाम, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। अर्थात आ अथवा आ के 18 भेद, कु अर्थात का वर्ग, का वर्ग में आएगा का, खा, गा, घा, ङा, हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। तालु का दोस्तों इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम, यशा नाम तालु। अर्थात ई अथवा ई के 18 भेद, चु अर्थात चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, या और शा का उच्चारण स्थान तालु से होता है। अगला सूत्र है उपु पद्मानीया नाम, उपु पद्मानीया नाम, निया नाम ओष्ठौ, उपु पद्मानीया नाम ओष्ठौ। उ अर्थवा उ के 18 भेद, पु अर्थात पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा और उपधमानी अर्ध विसर्ग से युक्त पा और फा का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। किससे होगा? ओष्ठ से होता है। इस तरह से प्रश्न संख्या 12 का विकल्प सी सही उत्तर है, विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों, संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5, 4, 9, 13। तो दोस्तों संस्कृत में मूल स्वर कितने हैं? 5। विकल्प ए सही है। कौन कौन से हैं? तो आ, ई, उ, री, ली। यही दोस्तों संख्या इनकी कितनी है? 5। इन्हीं को कहा जाता है मूल स्वर। इन्हीं को क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं, या इन्हीं को हम कहते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। और ये आती हैं पहले और दूसरे सूत्र में, पहले और दूसरे सूत्र में, दूसरे सूत्र में। 4 क्या है दोस्तों अगर देख लें तो ये चार संयुक्त स्वर हैं, 4 संयुक्त स्वर। इसके अतिरिक्त इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हीं को संध्याक्षर कहते हैं, इन्हीं को संध्याक्षर कहते हैं। संध्याक्षर कहते हैं इन्हीं को, और इन्हीं को मिश्रित स्वर भी कहते हैं दोस्तों, मिश्रित स्वर, मिश्रित स्वर भी कहते हैं। 9 क्या है दोस्तों? 9 क्या है? तो यही 9 स्वर, 9 क्या है? स्वर हैं। इन्हीं स्वरों को दोस्तों अच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच। और अच में आने वाले स्वर हैं आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। ये कुल 9 स्वर होते हैं। 13 क्या है दोस्तों? 13 क्या है? तो दोस्तों अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में स्वरों की संख्या 13 दी गई है। किसमें? NCERT
RT के अनुसार स्वरों की संख्या 13 होती। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा मूल स्वर कितने होते हैं, 5। विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मालायाम में विभक्ति है चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। चतुर्थी में दोस्तों क्या होगा, माला का माला यही है, माला यही बनेगा। पंचमी में क्या होगा दोस्तों, तो माला या। षष्ठी में क्या बनेगा, माला या। सप्तमी में क्या होगा, मालायाम या। बचा क्या दोस्तों, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। प्रथमा में क्या होगा, माला। द्वितीया में क्या होगा, मालाम। तृतीया में क्या होगा, मालया। ये आपका हो गया प्रथमा, द्वितीय और तृतीया। प्रथमा, द्वितीय और तृतीय। अगर दोस्तों यहाँ देखें संबोधन में देख लिए, संबोधन तो बनेगा हे माली, हे माले। इस तरह से हम लोगों ने देखा दोस्तों मालायाम में विभक्ति है माला, मालाम, मालिया, मालायै, मालाया, मालायाम, माले। माला, मालाम, मालिया, मालायै पूछा गया था दोस्तों चतुर्थी में, क्षम्यताम सप्तमी में, तो सप्तमी में बनेगा मालायाम, यानी कि विकल्प ए सही उत्तर, क्षम्यताम दोस्तों सप्तमी है, विकल्प डी सही उत्तर होगा, विकल्प डी सही उत्तर होगा। मालायाम, विकल्प डी मालायाम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रामायणस्य कथा रम्या, इस वाक्य के रामायणस्य पद में कौन सी विभक्ति है। तो रामायण में दोस्तों कौन सी विभक्ति, रामायणस्य में कौन सी होगी, षष्ठी विभक्ति होगी। रामायणस्य में कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों, तो षष्ठी विभक्ति होगी। इस तरह से देखिए जैसे बालक का चलता है दोस्तों, उसी तरह से रामायण। दोस्तों UPSSSC पेट का नया बैच प्रारंभ है, जिसमें दोस्तों अगर आप पेट 91 अप्लाई कूपन अप्लाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। दोस्तों आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इन नंबरों पर संपर्क कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं, या इस पर जाकर के आप सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों सुपर टेट का बैच भी प्रारंभ है, और जो बिल्कुल न्यू बैच है जिसमें वीडियो क्लासेज हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर है, PDF स्टडी मटेरियल है। इस तरह से दोस्तों अगर आप बैच को लेना चाहते हैं तो आप बैच ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, नमः शिवाय इस वाक्य के शिवाय पद में कौन सी विभक्ति है। तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। शिवाय है दोस्तों तो चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति। क्यों होगा दोस्तों, नमः शिवाय, नमः स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषड, योगाच। दोस्तों इस तरह से नमः के योग में कौन सी विभक्ति हुई, चतुर्थी विभक्ति। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति। अगला दोस्तों देख ले, पठित्वा। पठित्वा शब्द में प्रयुक्त प्रकृति और प्रत्यय है। पठित्वा शब्द में प्रयुक्त प्रकृति और प्रत्यय है। पठ धातु अक्ता प्रत्यय, पठ धातु सत्र प्रत्यय,
पठ धातु अक्त्वा प्रत्यय, पठ धातु प्रत्यय। दोस्तों अगर पठ धातु में अक्ता प्रत्यय करेंगे तो बनेगा पुल्लिंग में बनेगा पठितः। क्या बनेगा? पठितः बनेगा। पठ में सत्री प्रत्यय करेंगे दोस्तों तो बनेगा पठन। क्या बनेगा? पठन बनेगा। पठ में अक्त्वा प्रत्यय करेंगे दोस्तों तो बनेगा पठित्वा, पठित्वा। और पठ में तवतु प्रत्यय करेंगे दोस्तों तो बनेगा पठितमान, पठितवान बनेगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा पठित्वा में अक्त्वा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? अक्त्वा प्रत्यय है, अक्त्वा प्रत्यय है। दोस्तों ये स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में भी चलता है। अगर अक्ता प्रत्यय और सती प्रत्यय यह है, और अक्तवतु प्रत्यय यह नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग तीनों में चलता है। जहाँ हम लोगों ने केवल पुल्लिंग रूप जैसे पठिता, पठिता, पठितम, पठन, पठन्ति, पठत, और पठितवान, पठितवन्तौ, पठितवन्तः ये रूप चलता है दोस्तों। पठितवान अगर स्त्रीलिंग में करेंगे पठितवती बनेगा। क्या बनेगा? पठितवती बनेगा। पठ धातु, पठ धातु में तुमुन प्रत्यय के प्रयोग करने पर होता है पठतुम, पठितुम, पाठतुम, पाठितुम। क्या होगा दोस्तों? पठ धातु में तुमुन प्रत्यय पठितुम, जिसका अर्थ होगा पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। इसी तरह से दोस्तों हस धातु में अगर तुमुन प्रत्यय का योग करेंगे, हस प्लस तुमुन, हस प्लस तुमुन, तो बनेगा दोस्तों हसितुम, हसितुम। हस धन तुमुन, हसितुम। अगर दोस्तों अगर देख लें दृश्य धन तुमुन, द्रष्टुम, दृश्य धन तुमुन, तुमुन बनेगा द्रष्टुम, द्रष्टुम। द्रष्टुम का अर्थ होता है देखने के लिए, द्रष्टुम का अर्थ होगा देखने के लिए। पाधन तुमुन, पाधन तुमुन बनेगा पातुम, पाने के लिए। पाधन तुमुन, पातुम, पाने के लिए। नीधन तुमुन, नीधन तुमुन, नेतुम, नेतुम, ले जाने के लिए, नेतुम, ले जाने के लिए। इसी तरह से जीधन, जीधन तुमुन, जेतुम, जेतुम, जीतने के लिए। इस तरह से हसितुम, द्रष्टुम, पातुम, नेतुम, जेतुम, चल धन तुमुन, चलतुम, चल प्लस तुमुन, तुमुन, ये बनेगा चलितुम, चलितुम, चलने के लिए। इसी तरह से लिख धन तुमुन, लिखितुम, लिखने के लिए। कहने का तात्पर्य दोस्तों तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है। पठ धातु से तुमुन प्रत्यय करेंगे पठितुम, पढ़ने के लिए। विकल्प भी सही उत्तर होगा। दोस्तों सभी दोस्तों का जवाब भी सही आ रहा है। आप लोग आंसर देते चलिए दोस्तों। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गंतुम शब्द में प्रयुक्त प्रकृति प्रत्यय। तो गम धन अक्ता करेंगे दोस्तों, क्या बनेगा? गतः बनेगा। गम धन अक्त्वा करेंगे दोस्तों, गत्वा, गत्वा। गम धन तुमुन करेंगे दोस्तों, गंतुम, गंतुम। गम धन अक्तवतु करेंगे दोस्तों तो क्या बनेगा? गतवान बनेगा, गतवान बनेगा। गम गंतुम में दोस्तों गम धन तुमुन प्रत्यय, विकल्प सी सही उत्तर होगा। विकल्प सी
सही उत्तर होगा गम धन तुमुन प्रकृति प्रत्यय की दृष्टि से। दोस्तों हिंदी इंडिविजुअल क्लास हिंदी व्याकरण की नितिन सर द्वारा ली जा रही है। दोस्तों हिंदी व्याकरण का नया बैच प्रारंभ है, आप इनरोल्ड हो सकते हैं दोस्तों, आप बैच को ले सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गम धातु में अक्त्वा प्रत्यय का योग करने पर क्या बनेगा दोस्तों, तो गत्वा बनेगा। यहाँ दोस्तों अगर हम देखें गम धन अक्ता प्रत्यय करेंगे तो बनेगा गतः। क्या बनेगा, गतः बनेगा। गम प्लस अक्ता प्रत्यय गतः, और गम प्लस अक्तवतु प्रत्यय करेंगे तो बनेगा गतवान। गम धन अक्त्वा प्रत्यय करेंगे बनेगा गत्वा। इस तरह से विकल्प सी गम धन अक्त्वा गत्वा, गम धन अक्त्वा गत्वा रूप बनेगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण में कति शब्द किस वचन में प्रयोग में लाया जाता है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या प्रयुक्त सभी बहुवचन। कति छात्राः, कति छात्राः, कितने छात्र पठन्ति पढ़ते हैं, यानी कि कति शब्द दोस्तों बहुवचन में प्रयुक्त होता है। किस में प्रयुक्त होता है, कति शब्द बहुवचनांत है, तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं, त्वत् किस शब्द का रूप है? त्वत् किस शब्द का रूप है? तद शब्द, इदम, अस्मद, युष्मद। डी विकल्प सही है, युष्मद रूप सही होगा दोस्तों, युष्मद रूप सही होगा। त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्। रूप अगर देख लें दोस्तों, इसके रूप को देख लें तो बनेगा एक वचन में त्वम, त्वाम, त्वया, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्, तव, त्वयि, त्वयि। ये एक वचन के रूप हैं दोस्तों। और युष्मत शब्द का त्वत् शब्द पूछा जा रहा है जो कि पंचमी में बनेगा। किस में बनेगा, पंचमी में बनेगा। इस तरह से विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों, तिष्ठति में धातु है, गच्छ धातु है, स्था धातु है, तिष्ठ धातु है, तिष्ठ है दोस्तों। क्या है, अस्था धातु। तिष्ठति रूप, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठस, तिष्ठतः, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावा, तिष्ठामा रूप चलता है दोस्तों। तिष्ठति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, विकल्प बी सही, अस्था धातु। अगला दोस्तों, नितिन सर द्वारा हैंड रिटन ई बुक प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की ई बुक्स दोस्तों ये उपलब्ध है। आप इसको ले सकते हैं। पढ़ने की दृष्टि से आप इस बुक को जो कि हैंड रिटन है आप ले सकते हैं, या ऐप पे जा करके दोस्तों मंगा सकते हैं। अगला है दोस्तों, पठताम रूप किस लकार पुरुष एवं वचन का है? लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? पठताम रूप किस लकार का है दोस्तों? लोट लकार। दोस्तों पठ धातु का लोट लकार रूप चलाएंगे, बनेगा पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। तो पठतु पठताम यानी कि द्विवचन, लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। पठतु पठताम, पठन्तु, पठताम रूप है दोस्तों, पठतु पठताम यानी कि लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। एक वचन में दोनों दोस्तों बनेगा पठतु, द्विवचन में बनेगा पठताम, बहुवचन में बनेगा पठन्ति। और विकल्प ये दोस्तों गलत हैं, यानी कि लोट लकार में लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। प्रश्न संख्या 24 का विकल्प ही सही उत्तर है। अगला दोस्तों हसथ रूप है, हसथ रूप है लट लकार का, लिट लकार का, विधिलिंग लकार, लोट लकार का। क्या होगा दोस्तों? लट लकार का रूप है
हसत है अगर देखें दोस्तों तो ये है लट लकार। लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। लिट लकार में दोस्तों हसिष्यति रूप बन जाता है, विदलिंग में हसेत बनेगा और लोट लकार में हसतु बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? लट लकार में हसति रूप इसका बनता है, प्रथम पुरुष एक वचन में हसति। लिट लकार में हसिष्यति हो जाएगा दोस्तों, हसिष्यति, हसिष्यति। और विदलिंग लकार में हसेत और लोट लकार में हसतु, हसतु। हसति हसतः हसन्ति, हससि हसथः हसथ, हसामि हसावा हसामा, हसिष्यति हसिष्यतः हसिष्यन्ति, हसिष्यसि हसिष्यथा हसिष्यथ, हसिष्याम हसिष्यावा हसिष्यामः। इसी तरह से हसेत हसिताम हसेयुः, हसे हसेतम हसेत, हसेयम हसेव हसेम, हसतु हसताम हसंतु, हस हस्तम हसत, हसानी हसाव हसाम। ये रूप चलेगा दोस्तों। 25 का ए विकल्प सही उत्तर होगा। अगला दोस्तों, मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य क्या होगा दोस्तों? मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य क्या, कर्मवाच्य वाक्य क्या होगा दोस्तों? अहम आपणम गच्छामि, तो ये दोस्तों कर्तृवाच्य का वाक्य है। मया आपणम गम्यते, ये सही उत्तर होगा। मह्यम गम्यते आपणम गलत उत्तर है। अस्माभि होना चाहिए दोस्तों, अस्माभि ही, अस्माभि आपणम गम्यते। तो इस तरह से दोस्तों मया आपणम गम्यते सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 26 का। अगला है दोस्तों, त्यागता है के लिए क्रिया प्रयुक्त होती है। त्यजति, तरति, तर्जति, इनमें से कोई नहीं। त्यजति, त्यजति, त्यागता है के लिए क्रिया होगी दोस्तों त्यजति, विकल्प ए सही उत्तर है। और प्राय दोस्तों का जवाब भी सही आ रहा है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। पूछता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होती है। पूछता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी दोस्तों पृच्छति, पृच्छति, पृच्छत, पृच्छ, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। क्या होगी? पृच्छति, विकल्प ए सही उत्तर होगा, पृच्छति। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला को किया। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को शुभ रात्रि।